Hello students, this is day 1 of current affairs session. So today we'll be taking up topic number 1 to 20. जैसा कि मैंने कहा था डेली हम लोग 20 टॉपिक्स करेंगे, तो आज पहला दिन है, आज हम लोग 20 टॉपिक करेंगे. देखिए आज जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा इसका PDF आपको मिल जाएगा आपके पोर्टल में, स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड हो जाएगा विद द नेम करंट अफेयर्स सेगमेंट डे 1. इस नाम से आपको PDF मिल जाएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया डे 1 है, तो आज टॉपिक नंबर 1 to 20 कवर करेंगे. हर एक सवाल के लिए, हर एक जो टॉपिक है उसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके साथ ही करूंगा इस वीडियो में ही, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा जो आपको खुद अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर दे दिया जाएगा वहाँ पे. टोटल 40 सवाल किए जाएंगे, 20 मैं करूँगा आपके साथ और 20 आपको प्रैक्टिस के तौर पे मिलेंगे, वो आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा. तो जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप पोर्टल पे जाकर के वो 20 सवाल, हर एक टॉपिक के लिए एक एक सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. हर एक जो टॉपिक है उसको 1 स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार रेटिंग दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस. तो 3 स्टार वाले टॉपिक मतलब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक है सलामी स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना. 2 स्टार टॉपिक है. सलामी स्ट्रैटेजी, चाइना की जो ये स्ट्रैटेजी है उसको सलामी स्ट्रैटेजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चाइना इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है. ग्रेजुअल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना इज नोन एज सलामी स्ट्रैटेजी. धीरे धीरे, जैसे कि आप देखिए वो लद्दाख वाले एरिया में क्या किया उसने, थोड़ा सा पार्ट जा करके उसने अक्साई चीन वाला एरिया क्लेम कर लिया. अगर एक बार इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा ठीक है अक्साई चीन उसका है, तो फिर वो थोड़ा सा और एरिया एक्वायर कर ले. अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे वो क्या करता है इंडिया के साथ, कुछ कुछ विलेजेस में वो अपनी सेटलमेंट बसाता है और धीरे धीरे वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है. इसको हम लोग कहते हैं चाइना की सलामी स्ट्रैटेजी, ग्रेजुअल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लद्दाख के अंदर अक्साई चीन वाले एरिया को चाइना ने एक्वायर करने की कोशिश की. अरुणाचल प्रदेश, अगर आप देखिए तो चाइना और भारत के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पे जो बाउंड्री है उसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन क्योंकि इट वाज साइंड, दिस लाइन वाज डिसाइडेड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन एंड तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स इन 1914. चाइना इस मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को आइडेंटिफाई करने से रिजेक्ट करता है और पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है. साउथ चाइना सी के अंदर उसने आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन ड्रॉ किए हैं जिसकी मदद से वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है. भूटान के अंदर उसने, देखिए वेस्टर्न टेरिटरीज में तो थोड़े डिस्प्यूट थे ही, हाल फिलहाल में उसने साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले रीजन में भी डिस्प्यूट क्लेम कर दिया है भूटान के, कि ये एरिया भी चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है. ये सब से कहीं से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है. एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, 9 डैश लाइन इज ऑन विच वाटर बॉडी. इस तरह के सीधे सीधे सवाल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं APSC में. ऑन साउथ चाइना से करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. सेकेंड इज अबाउट S-400 ट्राइम्फ मिसाइल. ये जो मिसाइल सिस्टम है इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम. सरफेस से हिट करेंगे और एयर से आने वाले कोई थ्रेट को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है. इसका रेंज है 400 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की हाइट तक ये अटैक कर सकता है. सरफेस ये S-400 ट्राइम्फ मिसाइल इंडिया इज़ प्रोक्योरिंग फ्रॉम रसिया. इसके 5 यूनिट हमने रसिया से प्रोक्योर किए हैं. पहला यूनिट जब आया तो उसको हमने पंजाब वाले रीजन में इंस्टॉल किया है टू डिफेंड आवरसेल्फ अगेंस्ट पाकिस्तान. S-400 ट्राइम्फ मिसाइल जो हम रसिया से खरीद रहे हैं इसमें मेन कंसर्न एक है, वो है काटसा लॉ ऑफ US. काटसा लॉ इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन. तो अमेरिका का ये जो कानून है ये कहता है कि अगर कोई भी देश ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया के साथ अगर ट्रेड करता है तो उस देश के खिलाफ US ट्रेड सैंक्शंस लगा सकता है. तो जब हम लोग S-400 ट्राइम्फ मिसाइल रसिया के साथ खरीद रहे थे तो एक डर हमेशा ही बना रहता है कि काटसा लॉ के अंतर्गत कहीं US हमारे ऊपर ट्रेड सैंक्शंस ना लगा दे. चलिए ये सवाल देखते हैं. S-400 मिसाइल सिस्टम जब मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, सरफेस टू एयर है ये. इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रसिया. ये गलत है, इसको रसिया ने डेवलप किया. इट इज मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सिस्टम. तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसको दुनिया का सबसे खतरनाक
सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम माना जाता है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी 1 and 3. पढ़े भारत इनिशिएटिव 100 दिन का ये कैंपेन शुरू किया गया था, जिसमें बाल वाटिका लेवल यानी कि आप कह सकते हैं नर्सरी से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को 100 दिन का ये इनिशिएटिव था. उसमें रीडिंग के तरफ उनके इंटरेस्ट को डेवलप करने का ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया. दिस पढ़े भारत इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसमें जॉयफुल रीडिंग, ऐसा नहीं कि उनको ज़बरदस्ती डरा धमका करके पढ़ाया जाएगा, कुछ इंटरेस्टिंग कविताएं या स्टोरीज़ की पढ़ने पे इनकरेज किया जा रहा है. दैट टू इन देयर लोकल और मदर टंग और रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज. पढ़े भारत इनिशिएटिव 100 दिन का जो इनिशिएटिव था, इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2022. इस टॉपिक के बेसिस पे ये सवाल है कि जनवरी 2022 में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड हाउ मेनी डेज, इस तरह कितने दिन का रीडिंग कैंपेन था. तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी 100 डेज रीडिंग कैंपेन. वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड ब्रिज. देखिए इस तरह के टॉपिक्स में आपको सिर्फ ये फैक्ट्स नहीं रटना है. तो दुनिया का सबसे ऊंचा रोड ब्रिज बनाया है हमने इंडिया में, ये सदर्न लद्दाख रीजन में यहाँ पे, जिसमें चुमार से देमचौक को हमने कनेक्ट किया है. या चुमार से देमचौक के बीच में यहाँ पे एक पास है जिसको हम लोग कहते हैं उमलिंग पास, और इसी उमलिंग पास के ऊपर हमने दुनिया का सबसे ऊंचा रोड ब्रिज बनाया है जो लगभग 19,000 फीट ऊंचाई पे है. इसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में बनाया गया था. इसका मेन काम है कि वो सारे रोड जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाले हैं, यानी कि बॉर्डर एरियाज में जो रोड्स हैं उनको बनाने का काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का. इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो आपको लोकेशंस भी ध्यान से देखने हैं. चुमार, धेमचौक, लेह, कारगिल, श्रीनगर. देख लीजिए, हो सकता है आपको ऐसा भी सवाल दे दे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3 लोकेशंस, और कारगिल, लेह, श्रीनगर, चुमार, ऐसा वो सवाल भी दे सकता है. यहाँ पे सवाल है उमलिंग पास कहाँ है, तो करेक्ट आंसर वुड बी इन लद्दाख, सदर्न लद्दाख रीजन, यहाँ पे बी. असम कैटल प्रिजर्वेशन लॉ 2021, ये 3 स्टार टॉपिक है. देखिए असम सरकार एक कानून लेकर के आई है जिसकी मदद से कैटल के स्लॉटरिंग पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया. पहले तो कानून 2021 में जो लाया गया था वो तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, फिर 2022 में उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है. तो इस असम कैटल प्रिजर्वेशन लॉ 2021 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देयर विल बी कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर ऑफ काउज. काउज का तो स्लॉटर कर ही नहीं सकते, लेकिन बाकी सारे जो कैटल्स हैं जैसे बाकी बोफेलोज, ऑक्सेस, इनके स्लॉटर पे रेस्ट्रिक्शन है. मतलब 2 नियम देखे जाएंगे तभी जाकर के बाकी सारे कैटल्स का स्लॉटर किया जा सकता है. इफ़ दीज कैटल्स आर above 14 years of age or they have been declared unfit for work by veterinary doctor. There is restriction on intra-state and interstate transport of cattle. और SI रैंक से ऊपर का ऑफिसर जो है वो SI रैंक या उससे ऊपर का जो ऑफिसर है वो ये सब इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैटल्स को 14 साल से कम उम्र के कैटल को स्लॉटर किया जा रहा है, या फिर कैटल्स का ये इलीगल तरीके से इंट्रा स्टेट मूवमेंट किया जा रहा है. और पनिशमेंट जो है इसमें 3 साल से लेकर के 8 साल तक हो सकती है, और फाइन हो सकता है 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक. और दोबारा जो क्राइम करता हुआ पाया जाएगा, रिपीटेड ऑफेंडर्स पे पनिशमेंट डबल कर दिया जाएगा. तो एक बार फिर से ज़रा पढ़ लेते. की पॉइंट्स ऑफ आसाम कैटल प्रिजर्वेशन लॉ अप्लाइज टू बुल, बुलॉक्स, काउज etc. फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट इज मस्ट फॉर स्लॉटर. काऊ कैन नॉट बी स्लॉटर्ड रिगार्डलेस ऑफ एज. तो काऊ को तो स्लॉटर कर ही नहीं सकते, बाकी सबको स्लॉटर कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस के बाद. परमिट नीडेड टू ट्रांसपोर्ट वाया स्टेट फ्रॉम आसाम टू स्टेट्स वेयर स्लॉटर ऑफ काऊ इज नॉट रेगुलेटेड. तो जहाँ पे भी स्लॉटर ऑफ कैटल्स पे कोई नियम नहीं है, वहाँ पे अगर कैटल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो परमिट चाहिए. नो पर्सन कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल और बाई बीफ अदर दैन इन परमिटेड प्लेसेस बाई अथॉरिटीज़. एंड इंपॉर्टेंट वाली बात, no sale of beef in areas predominantly inhabited by Hindus, Jains, Sikh और other non-beef eating communities. तो जहाँ पे भी इस कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं वहाँ पे बीफ बेचा नहीं जा सकता, और किसी भी टेम्पल के 5 किलोमीटर के रेडियस के अलॉन्ग बीफ नहीं बेचा जा सकता. ये जो प्रोविजन है दैट हैज़ बिन ब्रॉट एज पर आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ पार्ट ऑफ
पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी का हिस्सा है। आर्टिकल 48 कहता है कि द स्टेट शैल इंडीवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। ये तो एक बात हो गई, और दूसरा ये भी कहता है टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स। इस टॉपिक के बेसिस पे जो सवाल है, द असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट बार सेल एंड परचेज ऑफ बी प्रोडक्ट्स इन एरियाज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय फॉलोइंग कम्युनिटी जैन, हिंदू, सिख, ऑल द थ्री आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म। ये न्यूज़ में था, हो सकता है सीधा सीधा प्लेसेज इन न्यूज़ में आपसे पीटी में पूछ ले। त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म यहाँ पे है इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। यहाँ पे ऑयल टैंक फार्म को इंडिया ने डेवलप किया है एज ए रिजल्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड दैट वाज साइंड इन 1987। इसको राजीव जयवर्धने अकॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि भारत से प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्धने ने ये अकॉर्ड साइन किया था। इस अकॉर्ड के अंतर्गत मेनली यही बात हुई थी कि भारत ने कहा था कि वो LTTE को कन्विंस करेंगे सरेंडर करने के लिए। जो यहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे LTTE, उनको कन्विंस करेंगे सरेंडर करने के लिए। और श्रीलंका ने कहा था कि वहाँ के जो तमिल लोग हैं, जो नदर्न रीजन में रहते तमिल लोग हैं, उनके लिए वो कुछ संविधान में चेंजेस लाएंगे, 13 अमेंडमेंट जिसको नाम दिया गया, जिसकी मदद से तमिलियन लोगों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिटी इन श्रीलंका। हम्बनतोता इज ए सिटी इन श्रीलंका। आप देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लीजिए श्रीलंका के अंदर। अनुराधापुरा, ये याद रखिएगा, बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है बुद्धिस्ट के लिए। गाले है, कोलंबो यहाँ पे है, कैंडी यहाँ पे है, देख लीजिए बस, रटना नहीं है। और हम्बनतोता यहाँ पे कहीं पे है सदर्न साइड में। तो हम्बनतोता भी श्रीलंका के साथ। चाबहार तो ईरान में है, आप जानते हैं। ग्वादार पाकिस्तान में है। त्रिकोणमाली फिर से श्रीलंका में है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। सो चाबहार एंड ग्वादार आर नॉट पार्ट ऑफ श्रीलंका। डीप फेक, कुछ दिनों पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं बता रहा था 2-3 दिनों पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अगर किसी भी डिजिटल कंटेंट को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया जाए कि वो बिल्कुल रियल लगे, तो उसको कहते हैं हम लोग डीप फेक। वीडियो या ऑडियो या इमेजेस को ऐसे बदला जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, तो इसको डीप फेक इसलिए कहते हैं क्योंकि है तो ये फेक, गलत है, लेकिन इसमें डीप लर्निंग या डीप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है, उसका इस्तेमाल करके इसमें ये बदलाव लाए जाते हैं। पहले जो थोड़े बहुत एडिटिंग के तरीके होते तो उसको कहा जाता था मॉर्फिंग। जो इमेजेस को बदलाव किया जाता उसको कहा जाता था मॉर्फिंग। लेकिन आप कह सकते हैं कि मॉर्फिंग को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाता है उसको कहा जाता है डीप फेक। अभी डीप फेक के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खासकर वीमेन के अगेंस्ट जो ऑब्सीन कंटेंट बना दिए जाते हैं, वो भी फेक ऑब्सीन कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन। तो इन सब को रोकने के लिए फिर एक स्कीम शुरू किया है भारत सरकार ने, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, CCWC। दैट स्कीम हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डीप फेक से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मोस्ट अप्रोप्रिएटली डीप फेक को कौन एक्सप्लेन करता है? सो टेकिंग पर्सनल वीडियोज एंड चेंज देम using technology is the best explanation of deep fake. So the correct answer is B, option B. SARC, South Asia Association of Regional Cooperation, 2-star topic है। SARC को बनाया गया था as a result of a SARC charter created in Dhaka in 1985, 8 दिसंबर 1985। स्टार्टिंग में तो 7 ही देश थे, अफगानिस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जो मेंबर थे सार्क के। बाद में अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 2005 में। सार्क का हेडक्वार्टर है इन काठमांडू, नेपाल। सार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट बातें देखिए। जो 2014 में सार्क सबमिट हुई थी वो था 18th सार्क समिट दैट वाज हेल्ड इन काठमांडू। सार्क समिट हर 2 साल पे होती है, ऐसा नियम है। तो 18th सार्क समिट हुई काठमांडू में 2014 में, दैट वाज हेल्ड इन 2014। अभी उस सार्क समिट में इंडिया ने 2 इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिए। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट अक्रॉस सार्क नेशंस की। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की मदद से कार्गो व्हीकल्स जो हैं वो पूरे सार्क कंट्रीज़ में आराम से मूव कर सकते हैं। अभी कैसा है कि कोई भी कार्गो व्हीकल है तो उसको जा करके बॉर्डर पे अपने सामान को अनलोड करना पड़ता है, फिर दूसरे व्हीकल में वो लोड किया जाता है पाकिस्तान में। मतलब ऑल सार्क परमिट वाला कार्गो व्हीकल नहीं है, लेकिन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की मदद से ऑल सार्क परमिट वाला कार्गो व्हीकल हो सकता था।
ठीक है। और सार्क सैटेलाइट इंडिया ने प्रपोज किया जिसका टेक्निकल नाम है GSAT-9, जिसकी मदद से सार्क कंट्रीज़ को कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती थी। तो ये दो चीज़ें इंडिया ने प्रपोज की, दोनों ही प्रपोजल्स पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया 2014 के 18 सार्क समिट दैट वाज हेल्ड इन काठमांडू। और फिर पाकिस्तान ने क्या किया, 2016 में इंडिया के अंदर कई सारे टेररिस्ट अटैक भी कराए, पठानकोट कराया, फिर जून 2016 में उरी कराया। उसके बाद से इंडिया ने सार्क को पूरी तरह से अबैंडन कर दिया है। 19 सार्क समिट होने वाली थी 2016 में इस्लामाबाद में, वो कैंसिल कर दिया इंडिया ने और तब से कोई सार्क समिट हुई ही नहीं है। दैट इज़ वाई यू कैन से कि इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू आइसोलेट पाकिस्तान एंड हैव नो इंटीग्रेशन विद पाकिस्तान। तो सार्क एक मेजर प्लेटफॉर्म था जिसको पूरी तरह से इंडिया ने अबैंडन कर दिया। 18 सार्क समिट हुई थी 2014 में, 16 सार्क समिट को हमने कैंसिल 2016 में जो 19 सार्क समिट होने वाली थी उसको हमने कैंसिल कर दिया और तब से हमने सार्क समिट होने नहीं दिया है। GSAT-9 जो सैटेलाइट है उससे रिलेटेड ये सवाल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साउथ एशिया सैटेलाइट, दैट इज़ ट्रू। इट फंक्शंस अंडर including telemedicine and education, that is also true. The satellite uses KU band transponders, that is also true. So the correct answer is option D. अभी ये KU band क्या होता है वो जरा देखते हैं। देखिए अभी जितने भी अलग अलग तरीके के नेविगेशन सिस्टम हैं वो अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी वाले अल्ट्रा वायलेट अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैरी टाइम नेविगेशन के लिए वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाला इस्तेमाल किया जाता है। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा वेवलेंथ होगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कम है, 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 30 किलोहर्ट्ज़ है, तो वेवलेंथ देखिए 100 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक है। लो फ्रीक्वेंसी लार्ज वेवलेंथ, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि वेवलेंथ घटता जाएगा। तो रेडियो वेव्स के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता हाई फ्रीक्वेंसी, तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी, फिर लो फ्रीक्वेंसी, फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी, फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और जो सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको हम लोग कहते हैं सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF। सैटेलाइट्स जिस फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेते हैं और रेडिएट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, जो होता है 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 30 गीगाहर्ट्ज़ तक। और ये जो 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 30 गीगाहर्ट्ज़ तक जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सैटेलाइट यूज़ करते हैं उसको भी अलग अलग रेंज में डिवाइड किया जा सकता है। L रेंज, S, C, X, K, U, K एंड KA। तो ये जो सार्क सैटेलाइट है ये KU बैंड का फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा है इन दिस सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 30 to 30 गीगाहर्ट्ज़। इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के जो आपको याद रखने हैं। बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी आ रहा है, यानी कि बैम्बू की मदद से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। बैम्बू को की मदद से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा और उस इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा पेट्रोल या डीजल के साथ मिक्स करने में। इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक हम लोग का जितना भी पेट्रोल या डीजल उसमें 20% एथेनॉल मिक्स करके हम इसको इस्तेमाल करें। पहले ये टारगेट हमने सोचा था 2030 तक कवर करेंगे, फिर सरकार ने 5 साल एडवांस कर दिया। नाउ इंडिया इज़ विलिंग टू हैव अ टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल विथ पेट्रोल बाय 2025। तो ये तो हो गया पहला प्रोजेक्ट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का, बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी। दूसरा है पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन। तो पारादीप यहाँ पे उड़ीसा में, यहाँ से लेकर के नुमालीगढ़ तक का एक क्रूड पाइपलाइन इस्टेब्लिश किया जा रहा है बाय नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को एक्सपैंड भी किया जा रहा है और उसकी कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाई जा रही है, फ्रॉम 3 मिलियन मेट्रिक टन्स टू 9 मिलियन मेट्रिक टन्स। और उसके लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विथ कंसोर्शियम ऑफ 12 बैंक्स, यानी कि ग्रुप ऑफ 12 बैंक्स दैट इज लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लीड किया गया एक कंसोर्शियम ऑफ बैंक से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड रिसेंटली साइंड एन अग्रीमेंट विद कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स फॉर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। द कंसोर्शियम इज लेड बाय, आंसर वुड बी ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेंसस इन इंडिया, तो हर 10 साल पे सेंसस कराया जाता है, जनगणना, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ध्यान रखिए। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज हेल्ड इन 1881 और W.C. Plowden was census commissioner of India during the first census. After independence,
हर 10 साल पे सेंसस कराया जा रहा है एज पर सेंसस एक्ट ऑफ 1948 बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2021 वाला सेंसस अभी भी चल रहा है। ध्यान रखिएगा, द पॉपुलेशन सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंसस कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अब सेंसस के हिसाब से हमारी जनसंख्या कैसे बढ़ी है उसको इस ग्राफ में हमने दिखाया है। ये जो 1951 से लेकर के 1981 तक का जो टाइम होता है ना, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टाइम। दिस इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डिकेड, 1951 से लेकर के 1981 तक का। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेकिन ध्यान रखिएगा, दैट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन, but first unofficial census was conducted in 1972 during viceroyship of Lord Mayo। आधार 12 डिजिट का ये रैंडम नंबर है जो लोगों की आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप नॉट सिटीजनशिप। इस बात का ध्यान रखेंगे, आधार इज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप नॉट ए सिटीजनशिप। एन इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर who is resident of India मैं voluntarily enrolled to have an आधार नंबर। आधार नंबर लेना कोई मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है। A person willing to enroll has to provide minimum demographic and biographic information। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कहाँ रहते हैं, क्या है, नाम वगैरह, और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आइरिस स्कैन एंड थंब इम्प्रेशन, ये सब देना होता है फॉर हैविंग आधार। आधार से रिलेटेड एक अच्छा सवाल है, सवाल की मदद से भी सीखेंगे। आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल इन इंडिया, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। वंस इशूड आधार कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। ऐसा नहीं है, अगर इशूइंग अथॉरिटी जो UIDAI उसको पता लगता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपके आधार को डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। आधार नंबर इज ए यूनिक 12 डिजिट नंबर इशूड बाय UIDAI। ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C 3 ओनली। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, ये ट्रीटी जो है दैट केम इनटू फोर्स इन 1970। इस ट्रीटी के हिसाब से 5 देश जिन्होंने उस टाइम तक न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, ओनली दीज स्टेट्स वेयर अलाउड और दीज कंट्रीज वेयर अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन एंड दीज कंट्रीज आर UK, US, फ्रांस, चाइना एंड रसिया। सो इंटरेस्टिंगली दीज आर ऑल्सो द P5 कंट्रीज, परमानेंट 5 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हिसाब से ओनली दीज 5 कंट्रीज कैन हैव न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द टाइम बीइंग। दीज आर ऑल्सो P5 ग्रुप बिकॉज दे आर परमानेंट कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। Let us see also those countries who have developed nuclear weapon and are not part of NPT. India, Pakistan, Israel, North Korea. These 4 countries have developed nuclear weapon and we have not signed NPT. South Sudan की अगर बात की जाए तो South Sudan has neither built nuclear weapon nor it is signatory of NPT. So which of the following country is not a permanent member of United Nations Security Council? Correct answer will be option C, Germany. UNSC की जब बात ही चली है तो जरा देख लेते हैं। तो UNSC is one of the principal organ of United Nations. United Nation के 6 प्रिंसिपल या मेन ऑर्गन है, उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये वाला। उसके अलावा एक है जनरल असेंबली जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो उनका एजेंडा है वो लिया जाता है। यहाँ पे एवरी कंट्री हैज़ गॉट रिप्रेजेंटेशन, 1 कंट्री 1 वोट। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन काम था कि जो भी देश अभी आज़ाद नहीं हुए थे उनको धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ, राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की तरफ गाइड करना। ट्रस्टीशिप काउंसिल इज सस्पेंडेड सिंस 1994 सिंस पलाऊ हैज़ गॉट इट्स राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जुडिशियल विंग है यूनाइटेड नेशन का। यहाँ पे 2 देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ तो ICJ में वो मामला लिया जाता है। इट डज नॉट टेक केसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल मेंबर्स, इट टेक्स केसेस ओनली बिटवीन द 2 कंट्रीज, ICJ। और एक है सेक्रेटेरिएट जहाँ पे ऑफिशियल वर्क देखे जाते हैं यूनाइटेड नेशन के। तो यूनाइटेड नेशन को बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को, दैट इज़ वाई इट इज ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशंस डे। इसका हेडक्वार्टर है इज इन न्यूयॉर्क US। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज UNSC। यहाँ पे टोटल 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं, 5 परमानेंट कंट्रीज जिनके बारे में मैंने आपको बताया और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज होते हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज होते हैं इनको 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है।
और हर साल 5 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया जाता है, यानी कि 10 नॉन परमानेंट हैं तो 5 इस साल इलेक्ट किया जाएगा जिनका 2 साल टर्म रहेगा, फिर अगले साल 5 को इलेक्ट किया जाएगा जिनका 2 साल टर्म रहेगा। ऐसे करके नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ को इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इंडिया को 8 बार इलेक्ट किया जा चुका है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएससी इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये गलत है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर 7th टर्म, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यूएनएससी इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, दिस इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। नई तालीम, ये जो नई तालीम का कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। ये एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी ने कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए हमारे देश में। दैट वाज गिवन इन 1937 ड्यूरिंग द स्टे ऑफ महात्मा गांधी इन वार्धा आश्रम। तो इसमें महात्मा गांधी ने मेन फोकस किया था कि मदर टंग में लर्निंग होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, यानी कि साथ ही साथ काम करते रहना चाहिए, राइट। कुछ ना कुछ यूजफुल चीज़ें, प्रोडक्ट बनाते रहने चाहिए एजुकेशन के साथ साथ, जिसको उन्होंने कहा अर्न वाइल यू लर्न एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लर्निंग शुड बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि नई तालीम का जो कॉन्सेप्ट है महात्मा गांधी ने दिया था वाइल ही स्टे इन वार्धा आश्रम। तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर, और महात्मा गांधी ये जो नई तालीम का कॉन्सेप्ट है वो अपने जो वीकली मैगजीन है हरिजन, उसमें अक्सर उसके बारे में लिखते रहते थे, नई तालीम के बारे में। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी बनाई गई एजुकेशन से रिलेटेड, कि उस टाइम की सरकार ने बनाया कि एजुकेशन में कैसे बदलाव लाने चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने, उस टाइम की सरकार नहीं बना, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने अपने तरफ से सरकार को रिपोर्ट सबमिट किया। ये इंडियंस ने अपने तरफ से कमेटी बनाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी अपने तरफ से बनाया गया, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। और उसमें उन्होंने महात्मा गांधी का जो नई तालीम का कॉन्सेप्ट था कि कैसे एजुकेशन होना चाहिए, उस आइडिया को एक्वायर करते हुए एक रिपोर्ट बनाया और सरकार को सबमिट किया, जिसको फिर नाम दिया गया वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो फिर से मैं बता देता हूँ, नई तालीम का जो कॉन्सेप्ट है इट इज एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी। वार्धा आश्रम के स्टे के दौरान उन्होंने नई तालीम का कॉन्सेप्ट दिया था, वेयर मोर फोकस वाज ऑन मदर टंग लर्निंग एंड वोकेशनल लर्निंग। और ये जो नई तालीम का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में महात्मा गांधी अपने हरिजन मैगजीन में अक्सर लिखते रहते थे। फिर एक कमेटी बनाई गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ऑन एजुकेशन। उन्होंने ये नई तालीम के कॉन्सेप्ट को अक्वायर किया, उसके बेसिस पे एक नया एजुकेशन का पॉलिसी फ्रेम करके और ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सबमिट की, और इस रिपोर्ट का नाम दिया गया वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। वार्धा स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर वुड बी ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट, तो देखिए रूरल एरियाज़ में या सेमी अर्बन एरियाज़ में इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो काफ़ी कमज़ोर है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी भी काफ़ी कमज़ोर है। तो वहाँ पे डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए आरबीआई एक नया सिस्टम ले आई है, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट, जिसमें कैसा है कि पीओएस मशीन और आप कार्ड को या अपने मोबाइल फ़ोन इनको नज़दीक भी ले आएंगे। पीओएस मशीन और कार्ड को नज़दीक लाएं तो पेमेंट हो सकता है, मोबाइल फ़ोन में एसएमएस के थ्रू पेमेंट हो सकता है, तो इस तरीके से, या वॉइस मैसेजिंग के थ्रू पेमेंट हो सकता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आई है आरबीआई, जिसको नाम दिया जा रहा है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, पेमेंट कैन बी कैरी आउट फेस टू फेस, प्रॉक्सिमिटी मोड। तो ये है प्रॉक्सिमिटी मोड, इस कार्ड को इसके सामने ले आइए फेस टू फेस, तो प्रॉक्सिमिटी मोड। यूजिंग द चैनल्स और इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइसेस, इट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, आप ऐसे ही आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई एडिशनल ऑथेंटिकेशन पिन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर फ्रॉड से बचने के लिए क्या किया गया है कि लिमिटेशन लगा दिया गया है, हर ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 200 रुपये तक का ही हो सकता है ट्रांजैक्शन, और एक बार में टोटल 2000 तक का ट्रांजैक्शन हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम आप 10 बार तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 200 रुपये का। इससे कोई सी मेजर फ्रॉड से बचने के लिए ये लिमिटेशन लगाया गया है। अच्छा, अगर फिर भी कोई फ्रॉड हो जाता है तो इसके लिए आरबीआई एक कॉन्सेप्ट लेकर के आई है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कैसा है कि पूरे इंडिया भर में अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी शिकायत है तो आप एक ही जगह पे, देयर विल बी जस्ट वन पोर्टल, वन ईमेल, वन एड्रेस फॉर द कस्टमर्स टू लॉन्च कंप्लेन। तो इसको नाम दिया गया वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्कीम, जहाँ पे आपको पूरे
बैंकिंग में पहले कैसा होता था, स्टेट बैंक का कंप्लेन है तो स्टेट बैंक के अंदर कंप्लेन कीजिए, पीएनबी का है तो पीएनबी के, जब ऐसा नहीं है, देयर इज जस्ट वन ओम्बड्समैन जहाँ पे आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ये आरबीआई लेकर के आई अंडर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में। तो ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट में अगर फिर भी कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप इस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर सकते हैं। सवाल देखते हैं, द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट लॉन्च्ड बाय आरबीआई डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है, देयर विल बी नो अपर लिमिट ऑफ एन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 ओनली। पुलिस मॉडर्नाइजेशन इन असम 3 स्टार टॉपिक है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो असम पुलिस से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। असम पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया गया था। इस असम पुलिस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से जो असम पुलिस एक्ट था 2007 का, उसको अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट की मदद से स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाई गई। ये जो कमीशन है टेक सीरियस केसेस ऑफ मिसकंडक्ट बाय असम पुलिस लाइक फेक इनकाउंटर्स एंड जुडिशियल टॉर्चर ETC। और ये जो असम लेवल की पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाई गई है, दिस इज इन लाइन विथ प्रकाश सिंह केस ऑफ 2006 इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में हर एक स्टेट को डायरेक्शन दिया था कि अपने अपने स्टेट में स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाइए ताकि पुलिस से रिलेटेड अगर कोई भी एट्रोसिटीज़ हो तो वहाँ पे कंप्लेन किया जा सके। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए असम सरकार ने यह असम पुलिस अमेंडमेंट एक्ट लाया है 2021 का, जिसकी मदद से असम पुलिस एक्ट को अमेंड करके 2007 वाले को अमेंड करके स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया गया है। उसके अलावा असम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट, यह असम साइबर ड्रोन आप मान सकते हैं ऑनलाइन पुलिस पेट्रोल टीम है जो ऑनलाइन किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को पे नज़र रखता है। इसका हेडक्वार्टर है स्पेशल ब्रांच ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर एट कहिलापारा इन गुवाहाटी। तो वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, ऑनलाइन सारे एक्टिविटीज़ को वॉच करते रहते हैं असम के अंदर, और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। ये असम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट, इसको लाया गया है इन लाइन विथ केरला पुलिस इनिशिएटिव। तो केरला ने भी इस इनिशिएटिव लाया था, फिर असम में भी लाया गया है। और प्रोजेक्ट मैत्री है, ये लाया गया है असम सर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए लाया गया है प्रोजेक्ट मैत्री। असम पुलिस साइबर सिक्योरिटी साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट इज इन लाइन विथ विच स्टेट, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, केरला। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था श्रीलंका के साथ 1998 में। उसके बाद इंडिया ने कई सारे और भी देशों के साथ या ग्रुप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, आसियान ग्रुप्स के साथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 10 ग्रुप्स के साथ, चिली, जापान, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया, श्रीलंका एंड मर्कूसर। मर्कूसर ग्रुप क्या है वो जरा समझ लीजिए। मर्कूसर के साथ हमने एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। मर्कूसर ग्रुप इज ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इट इंक्लूड्स अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। इस पर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फुल टाइम मर्कूसर कंट्री, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, पेरू। तो ये सब हैं मर्कूसर कंट्रीज। वेनेजुला भी मर्कूसर कंट्री था बट इट वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम मर्कूसर मेंबरशिप इन 2017। पेरू इज नॉट ए डायरेक्ट मेंबर ऑफ मर्कूसर, इट इज एन एसोसिएट मेंबर। इंडिया इजराइल रिलेशंस, देखिए इस साल इंडिया इजराइल रिलेशंस के 2022 में इंडिया इजराइल रिलेशन के 30 साल पूरे हो गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में शुरू हुए थे। उसके पहले इंडिया इजराइल के साथ सीधे सीधे संबंध इसलिए नहीं रखता था क्योंकि इजराइल और पैलेस्तीन के जो कन्फ्लिक्ट हैं, और पैलेस्टीनियंस जो हैं दे आर कंसिडर टू बी अरबिक इस्लामिक पीपल, तो अरब कंट्रीज़ कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए हम लोग 1992 से पहले इजराइल के साथ हमने सीधे सीधे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे थे। लेकिन अब हमने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए 1992 में, उसके 30 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में अब्राहम अकॉर्ड्स इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब्राहम अकॉर्ड्स इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल, US एंड UAE विच हैज़ हेल्प्ड इन नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन UAE एंड इजराइल। तो US ने मेडिएट किया है अब्राहम अकॉर्ड्स को इजराइल और UAE के बीच में, क्योंकि UAE अभी तक पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करता था अनकंडीशनली, लेकिन अब धीरे धीरे इजराइल और जो अरबिक कंट्रीज हैं उनके बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और ये नॉर्मलाइज होने के पीछे कारण है अब्राहम अकॉर्ड्स। पहले तो अब्राहम अकॉर्ड्स US ने मेडिएट किया UAE और इजराइल के बीच में, धीरे धीरे बाकी सारे देश भी जैसे बहरीन ने भी अब इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया है उसने अंडर अब्राहम अकॉर्ड्स। एक और जो प्लेसेज इन न्यूज़ में ध्यान रखिएगा, इस लोकेशन को थोड़ा ठीक से देख लीजिए। ये इजराइल है, मॉडर्न डे इजराइल।
ये वेस्ट बैंक जो जहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, ये है गाजा स्ट्रिप, राइट, दो छोटे छोटे टेरिटरी जहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, अरब स्पीकिंग मुस्लिम पीपल, इस्लामिक पीपल, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। यहाँ पे जॉर्डन कंट्री, और जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक रिवर है, जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर कनेक्ट्स टू इम्पॉर्टेंट सी ऑफ गैलीली एंड डेड सी। सी ऑफ गैलीली इज अ फ्रेश वाटर लेक जहाँ से जॉर्डन रिवर बहती है, एंड इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर इजराइल, सी ऑफ गैलीली। सवाल है, अब्राहम अकॉर्ड्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, वेस्ट एशिया। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डी सिप्स। तो डी domestically systematically important banks are those banks that are considered to be too big to fail, which are very important for economy। इस फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया आरबीआई ने 2014 में। 2015 से हर साल कौन कौन से बैंक डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं उसका अनाउंसमेंट करती है आरबीआई। तो रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक्स आर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक वो होते हैं हु एक्सीड 2% ऑफ देयर नेशनल जीडीपी कंसिडर्ड एज। तो इनको हम लोग बैंक्स हु एक्सीड 2% ऑफ द नेशनल जीडीपी, मतलब जिनका ओवरऑल आप समझिए वेल्थ हमारे जीडीपी का 2% से ज़्यादा हो, उनको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहते हैं। देखिए, जैसे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, वैसे ही डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी भी होते हैं, जिनको इंश्योरेंस फील्ड का रेगुलेटर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करता है। तो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज में नाम है LIC, GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये तीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक एज पर आरबीआई? करेक्ट आंसर वुड बी PNB। नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन ऑफ 2020। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए एक भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, शॉर्ट में इसको कहते हैं डोनर, ये एक डॉक्यूमेंट लेकर के आई जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2020। तो ये जो डॉक्यूमेंट विजन है दैट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन 2008। इसमें मेन फोकस है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पे। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विजन 2020 में एक कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो इस विजन के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है? तो कोलकाता को कनेक्ट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ थ्रू मल्टी मोड्स, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। अभी कैसा है, कोलकाता से अगर आपको त्रिपुरा जाना तो कम से कम 6 से 7 दिन लग जाते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की मदद से, लेकिन अगर इस मोड से कनेक्ट किया जाए जो लाया जा रहा है अंडर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, तो कोलकाता से आप रिवर ट्रांसपोर्ट से यहाँ पहुँचे, ठीक है, हल्दिया, और फिर यहाँ से आप सी रूट से आप सितवे पहुँचे। सितवे इज़ अ पोर्ट इन म्यांमार। फिर वहाँ से रिवर कालादान मोड से आप पहुँचे टू कलेटवा। कलेटवा एंड पलेटवा रोड बनाया गया है जहाँ से आप मिजोरम पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसकी मदद से कोलकाता से आप पहुँच सकते हैं मिजोरम या त्रिपुरा जैसे स्टेट्स को इन 1.5 डेज, जो पहले आपको पहुँचने में 6 दिन लगते थे। टॉपिक के बेसिस पे सवाल है, सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, म्यांमार। तो आज के लिए बस इतना ही है। इस तरीके से डेली हम लोग 20-20 सवाल कवर करते रहेंगे, 20-20 टॉपिक कवर करते रहेंगे, 40 सवाल करेंगे। सो चलिए, दैट इज़ फॉर द टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।